आज के लेक्चर के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि संघीय व्यवस्था के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा दी गई है वो किस लिए दी गई है। और आप जैसा कि जानते हो कि वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट देखे हुए तो इस सुप्रीम कोर्ट की क्या पृष्ठभूमि रही है, जिसमें आपने देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कर्तव्य उसके बनते हैं, या वो किसी प्रकार से कैसा कानून अपने अकॉर्डिंग भी ऑर्डर के माध्यम से दे सकता है, वो कैसे दे सकता है। तो इसके विषय हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी जो पृष्ठभूमि रही है, जहाँ पे इन्होंने इसके निरंतर एक विकास के क्रम के अनुसार उसमें निरंतर परिवर्तन होता गया और आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ता है। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट की आप देखोगे तो इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। सुप्रीम कोर्ट ऐसे सुप्रीम कोर्ट नाम से नहीं आया है, ये पहले एक्चुअली में देखा जाए तो एक फेडरल था। राइट, क्योंकि आप देखोगे कि हमारा देश की जब व्यवस्था थी, देश की व्यवस्था थी एक संघीय रूप में उभर रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के समय की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने, आप देखोगे कि जिस समय अंग्रेजों का यहाँ पर वर्चस्व था या अंग्रेजों की एक भारत हमारा उनका उपनिवेश था, तो उस समय यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी, यहाँ जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी कुछ स्थानीय कानूनों के माध्यम से थी और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी थी जो अंग्रेजों अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से उनको निर्धारित करते थे, उनको रेगुलेट करते थे। तो बात यहाँ पे आती है कि धीरे धीरे इसमें किस प्रकार से बदलाव होता गया। तो इसके लिए आप जानते हो कि हमारे देश में इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से अंग्रेज थे, वो कानूनों के माध्यम से प्रशासन को चलाते थे। ओके, तो जो कानून हुआ करते थे वो कानून देखे जाएं तो वहाँ की जो प्रिवी काउंसिल लंदन का, उसके माध्यम से ही पूर्ण रूप से रेगुलेट किए जाते थे। जितने भी कानून हुआ करते थे वो पूर्ण रूप से रेगुलेट होते थे, ठीक, केंद्र लेवल के हों, राज्य लेवल के हों, सभी रेगुलेट किए जाते थे। जबकि स्थानीय कानून थे वो हमारी जनता के माध्यम से या जो लोग स्थानीय लोग हुआ करते थे, निवासी लोग हुआ करते थे, उनके माध्यम से वो रेगुलेट होते थे। उनकी अपनी एक सभाएं होती थी, ठीक, पंचायतें हुआ करती थी, ठीक, उनके माध्यम से वो अपने कानून, अपने नियम कानून कायदे इस हिसाब से डिसाइड कर लेते थे और वो निरंतर उस पर काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया तो उसी के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने क्या किया, उसमें निरंतर बहुत सारे एक्ट लाए। राइट, तो उस एक्टों के माध्यम से हमारे देश की जो व्यवस्थाएं थी उनको पूर्ण रूप से उसे परिवर्तन करने का प्रयास किया। ओके, और देश की प्रशासन व्यवस्था को उन्होंने निरंतर प्रयास करने पे बल दिया। अब बात ये आती रही कि देश में व्यवस्थाएं तो सब ठीक थी, प्रशासन था और प्रशासन चलाने की एक पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी पूरी प्रशासन व्यवस्था थी। राइट, अब बात यहाँ आती थी कि अब कोई व्यक्ति अगर कोई भी किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य करता है या केंद्र लेवल पर या राज्य लेवल पर या कोई ऐसा आपराधिक दंड करता है, उसे कैसे न्याय दिया जाए। वैसे तो अगर आप देखोगे तो न्याय था, उस समय भी न्याय था, लेकिन वो न्याय प्रिवी काउंसिल में सुना जाता था। अंग्रेज जो ब्रिटेन का, लंदन का, वहाँ का प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, वहाँ पे उसकी सुनवाई होती थी, वो प्रत्यक्ष रूप से होती थी। लेकिन आप देखोगे उस समय भारत की भी जो लोग हुआ करते थे उनकी भी सुनवाई वहीं होती थी। ओके, उनकी भी सुनवाई होती थी। लेकिन जब देखा जाए तो निरंतर उस पर बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा नियम कानून अपराध जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग फिर एक 1773 में एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो वारेन हेस्टिंग के समय आया था, एक मिनट, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से 1774 में ही एक न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। राइट, न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और वो न्यायालय जो था वो आप देखोगे कोलकाता में। राइट, तो कोलकाता में न्यायालय ये पहला स्थापित किया गया था। राइट, वैसे अगर आप देखोगे तो राज्य लेवल पे भी आप देखोगे तो कोर्ट हुआ करते थे। जैसे आप देखोगे मद्रास में था, एक मद्रास हुआ, इसके बाद मद्रास, मुंबई और बंगाल, ये एक्चुअली में प्रेसिडेंसी थी। ठीक, अंग्रेजों की अपनी एक व्यवस्थाएं हुआ करती थी जहां पर इनका सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। ओके, तो यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव था क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे कि जो शाह आलम थे, ठीक, शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम के बाद में आप देखोगे तो सीधे सीधे अंग्रेजों ने वहाँ पे बंगाल क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था को वहाँ पे उस पर जब कब्जा किया तो उस समय आप देखोगे तो वो तो
जो फर्रुखसियार जो थे उन्होंने ही पूर्ण रूप से उन्हें मतलब मैग्ना कार्टा एक प्रकार से जैसे दिया जाता है ना, ब्रिटेन में पहले मैग्ना कार्टा दिया जाता था, उसी हिसाब से इन्होंने भी अंग्रेजों को दे दिया था कि आप स्वतंत्र रूप से यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, ठीक, स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, 1765 में जो संधि हुई, 1765 में उन्होंने क्या बक्सर का जो वो वहाँ पे आप देखोगे बक्सर के युद्ध में, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद आप देखोगे कि फिर उन्होंने रेगुलेटरी प्रशासन व्यवस्था को कैसे प्रयास किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने निरंतर इस पर प्रयास करने लगे, प्रशासन व्यवस्था करने लगे। तो इसके लिए फिर 1773 में वो रेगुलेटिंग एक्ट लाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आप देखोगे तो 1774 में न्यायालय की व्यवस्था की गई थी कोलकाता में, राइट। लेकिन मद्रास, मुंबई, बंगाल, यहाँ भी कहीं ना कहीं सुनवाई के अपने हाई कोर्ट हुआ करते थे, राइट, यहाँ भी हाई कोर्ट हुआ करते थे। लेकिन आप देखोगे तो ये हाई कोर्ट और मुंबई से बंगाल के जो कोर्ट थे इनकी सुनवाई जरूर होती थी। तो ये इनकी सुनवाई अब औपचारिक रूप से कोलकाता में जो एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी वहां भी सुनवाई की जाती थी। जैसे कि 1774 में जो न्यायालय था ये एक संघीय न्यायालय था, और संघीय न्यायालय एक प्रकार का अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सुनवाई होती थी, यहाँ भी सुनवाई होती थी, वो औपचारिक रूप से सुनवाई थी। कोई यहाँ पर इस प्रकार की सुनवाई नहीं थी कि पूर्ण रूप से यहाँ न्याय मिल ही जाए, राइट, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी इतना प्रतिबंधित या न्यायपूर्ण नहीं थी, क्योंकि लोग जैसा ही अपराध करते थे, किसी भी अपराध करते थे तो उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करते थे। यानी कि वो चाहते थे कि हाँ मुझे अपराध मिलना चाहिए तो देते थे, नहीं मिलना चाहिए तो नहीं देते थे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, राइट। लेकिन आप देखोगे जो भारतीय लोगों के जो आपराधिक मामले हों या प्रशासन व्यवस्था के संबंधित कोई मामले हों, तो उनकी सुनवाई जो थी यहाँ औपचारिक ही थी, यानी कि वो जैसा सोचते थे उसका अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे। लेकिन इसके जो प्रत्यक्ष निर्णय होते थे वो कहाँ होते थे, प्रिवी काउंसिल यानी कि ब्रिटेन में, ठीक। तो ये औपचारिक था, राइट, ये औपचारिक था, और ये औपचारिक रूप में आप देखोगे बना रहा, और इसकी सीधे सीधे इसके जो निर्णय हुआ करते थे वो कहाँ, प्रिवी काउंसिल में, राइट, वहाँ इसके हल किए जाते थे, सॉल्व किए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये व्यवस्था एक समान रूप से बनी रही, ठीक है, लेकिन न्यायालय जो था वो औपचारिक ही रहा, उसे पूर्ण रूप से एक प्रकार से देखा जाए तो सुपर पावर के रूप में उसे दर्जा नहीं दिया गया था, या सुप्रीम के रूप में उसे दर्जा नहीं दिया गया था। यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रत्यक्ष रूप से या न्यायिक फैसले से संबंधित पूर्ण रूप से यहाँ न्याय नहीं दिया जाता था, राइट। लेकिन ये व्यवस्था आप देखोगे 1935 तक ऐसी ही बनी रही, कोई इस पे ज़्यादा फोर्स काम नहीं किया गया। लेकिन मद्रास, मुंबई, बंगाल में है, यहाँ भी जो हाई कोर्ट थे उनमें सुनवाई होती थी, इनमें भी सुनवाई होती थी। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ की जो सुनवाई थी तो ये रेफर कर देते थे इस न्यायालय को, राइट। तो ये न्यायालय जो था ये भी औपचारिक ही था, तो ये सीधा प्रिवी काउंसिल में ही सुनवाई होती थी, चाहे वो आपराधिक मामले हों चाहे कोई भी मामले हों, ठीक, देश की व्यवस्था से संबंधित मामले हों, आपराधिक से संबंधित मामले हों, उनकी सुनवाई हमारे यहाँ पर अगर देखी जाए तो पूर्ण रूप से न्याय प्रदान नहीं किया जाता था जनता को, ओके, वो वहीं सुनवाई होती थी। इसलिए आप देखोगे कि ये जो न्यायालय था एक प्रकार का ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है, ओके, प्रभावशाली नहीं रहा है। लेकिन आप देखोगे बाद में जब 1935 में इसे फिर संघीय न्यायालय का दर्जा दिया गया था, संघीय न्यायालय का इसे दर्जा दिया गया था बाद में। ये औपचारिक ही न्याय था, भले ही वो संघीय न्यायालय एक था लेकिन वो एक प्रकार औपचारिक था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसे संघीय न्यायालय 1935 से इसे विवरण स्पष्ट किया गया, राइट। यहाँ पे फिर देखा जाए कि मुकदमे जो थे जितने भी थे अब संघीय न्यायालय के रूप में यहाँ सुनवाई उसकी होने लगी थी, ठीक। संघीय न्यायालय जब 1935 में अधिनियम जो आया था, भारत प्रशासन अधिनियम 1935 का, तो इसके तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और वो इसे फिर यहाँ पर दर्जा दिया गया कि अब यहाँ इसके जो न्यायिक फैसले होंगे यहाँ सुनवाई किए जाएंगे, जो न्यायालय के जो फैसले होंगे वो यहीं सुनवाई किए जाएंगे, यानी भारत से प्रशासनिक संबंधित हों चाहे वो किसी आपराधिक संबंधित हों, ठीक है, दीवानी हो, फौजदारी जैसे भी मामले हों, वो संघीय न्यायालय के तहत हमारे भारत में सुनवाई किए जाएंगे। इसलिए संघीय न्यायालय व्यवस्था फिर हमारे 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये संघीय न्यायालय था तो उस समय आप देखा जाए तो इसका फिर परिवर्तन रूप ही जो देखा जाए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट आता है, यानी उसका उत्तराधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट आता है, राइट। तो संघीय न्यायालय जो है ना
यही वर्तमान में जो हमें सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ता है जो दिल्ली में स्थापित है, ये फिर कलकत्ता से वहाँ रेफर किया गया था। ओके, कलकत्ता से फिर उसे दिल्ली में स्थापित किया गया था, और ये स्थापना जो इसकी हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को। तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका आप देखोगे तो राष्ट्रीयकरण आप देखोगे 1949 में ही हो गया था। एक मिनट, ठीक। लेकिन इसकी स्थापना जो थी कंप्लीट तौर पर 28 जनवरी 1950 को हो गई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। इसके बाद 3 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय की भी स्थापना हो गई, और यही जो संघीय न्यायालय था इसका उत्तराधिकारी बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। का उत्तराधिकारी सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, राइट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वर्तमान जो दिखाई पड़ता है ना, वो एक प्रकार का संघीय न्यायालय ही था उस समय, और संघीय न्यायालय का ही रूप है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य हैं, इसे फिर जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर इसके बाद इसके दर्जा दिया 28 जनवरी 1950 में जब ये स्थापित हो गया, तो पहले ही कलकत्ता था, फिर इसे दिल्ली स्थापित किया गया, दिल्ली स्थापित किया गया, राइट। तो दिल्ली इसको स्थापित किया गया, और वैसे इसे पावर है, ठीक है, संसद को ही पावर है कि वो न्यायालय को कहीं भी स्थापित कर सकती है, रेफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह से। मतलब जैसे दिल्ली में है तो वो दूसरी जगह स्थापित करना चाहे, इसकी पीठ को स्थापित करना चाहे तो वो संघ पीठ को उसको स्थापित कर सकती है, दूसरी जगह स्थापित कर सकती है, राइट। तो इसे पावर दी गई है, संसद को पावर दी गई है, राइट। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक फैसले सुनाने के लिए या उसे पूर्ण रूप से न्याय मतलब कि जनता को देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, यानी सुप्रीम यानी कि सुपर पावर, यानी कि इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा कोर्ट माना जाएगा। तो जो हमारी संविधान सभा थी, तो वहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रखा। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक, और कोर्ट का तो आप पता ही है कि एक न्यायालय का कोर्ट होता है। तो सुप्रीम का मतलब यही है कि उसे सुपर पावर दी गई, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं, वो सबसे सुपर रहेगा और सुप्रीम रहेगा। तो सुप्रीम का मतलब यही है, और इसे जो फैसले दिए गए थे वो हर प्रकार के आप वो सुन सकता है, दीवानी हो, फौजदारी हो, किसी भी संबंधित मामले हो, वो सुन सकता है, राइट। इसको ये पावर दी गई। और आप देखोगे ये जो सुनता है, इसको ये जो निर्णय सुनता है या जो फैसले सुनता है, वो आईपीसी, सीआरपीसी और संवैधानिक में जो विवरण दिया गया है उसके आधार पर ये सुनता है, राइट। क्योंकि विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया, हमारे देश की जो व्यवस्था ली गई है, विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया एक जापान से है शायद, हाँ। तो वहाँ से क्या है कि संवैधानिक तौर पर जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये क्या है, विधि के तहत है। तो सुप्रीम कोर्ट जो इस पे यही पावर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट जो काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट जिस रिगार्डिंग काम करेगा, वो आईपीसी, सीआरपीसी, संवैधानिक विवरण के तहत ही काम करेगा, राइट। लेकिन इसे कुछ विवेकाधिकार भी शक्ति प्राप्त दी गई। जैसे कि मान लेते हैं कि कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई थी, वो दी गई थी, जैसे इधर आप समझो कि हमारे यहाँ पर जो संघ की कार्यपालिका है या संघीय व्यवस्था है, संघ की कार्यपालिका, राइट। तो इसके कितने अंग होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, राइट। तो ये जो न्यायपालिका है, इनमें आप देखोगे शक्तियों का क्या है, सेपरेट, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है। यानी कि विधायिका है, विधायिका का काम क्या रहेगा, केवल कानून बनाना, कानून को संचालित करना, कानून कैसे बनाना, रेगुलेट करना, ये सभी है। जबकि कार्यपालिका का क्या काम है, उस कानून को प्रशासन व्यवस्था के तहत कैसे रेगुलेट करना है, सब व्यवस्थाओं तक, जनता तक कैसे पहुंचाना है, ये कार्यपालिका का काम है। जबकि न्यायपालिका क्या काम है, अगर विधायिका संबंधित कोई कानून ऐसा है जो जनता के हित में नहीं है, ठीक, या कार्यपालिका कोई ऐसा गलत कदम उठाती है जो जनता के हित में नहीं है, या जनता ही कोई ऐसा गलत आपराधिक कोई कृत्य करती है, या कोई दीवानी न्यायालय के संबंधित कोई दीवानी
से निर्णय, यानी कि जनता मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई अवैध कृत्य करते हैं लोग यहाँ, तो उनको न्याय कहाँ दिया जाएगा? उनको अपराध देने या उनको दंड देने के लिए ये न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। और न्यायपालिका आप देखोगे ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हाँ, आपस में ये सुझाव दे सकते हैं, सलाह मान सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी जो पावर है, इनकी जो शक्तियां हैं वो सेपरेट की गई हैं, अलग अलग की गई हैं। शक्तियों का विभाजन किया गया है और शक्तियों का जो विभाजन है वो अमेरिकी सिद्धांत के आधार पर है। ओके, अमेरिकी सिद्धांत के आधार पर है। आप देखोगे अमेरिका में अभी भी संघीय व्यवस्था है, संघीय न्यायालय है, ठीक, अभी भी वहाँ संघीय न्यायालय है। और ये जो है ना, हाँ, ये विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत काम ना करके ये यथोचित प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है। यथोचित प्रक्रिया का मतलब यहाँ ये है कि इसे इतनी पावर दी गई है कि अगर इसको लगता है कि कोई कानून जनता के हित में नहीं है, जनता के विरुद्ध है, या कोई कृत्य मतलब कि ऐसा है या कोई ऐसा निर्णय लिया गया है जो कानून के आधार पर नहीं है, ओके, तो ये अवैध घोषित कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कौन? अमेरिका का। क्योंकि वहां पे आप देखोगे कि वहां पर कानून कौन बनाती है? कानून वहां पे बनाती है जो वहां की कांग्रेस है, कांग्रेस बनाती है, राइट। लेकिन वहां पर अगर देखोगे तो राष्ट्रपति बिल ला सकता है, राष्ट्रपति के पास पावर दी गई है, वो बिल ला सकता है, उसमें बिल को पेश कर सकता है, लेकिन वो कानून नहीं बनाता। कानून से उसे मतलब नहीं होता है, कानून कांग्रेस बनाती है वहां की वैसे भारत में संसद वहां की कांग्रेस है, तो कानून वहां कांग्रेस बनाती है। अगर वो किसी प्रकार का ऐसा कानून बना देती है जो देखा जाए तो जनता के हित में नहीं है, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास आती है और राष्ट्रपति भी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, वो कानून जो है ना वो विधि, भले ही विधि के तहत है वहाँ का, भले ही वहाँ के विधि के तहत है, लेकिन वो जनता के हित में नहीं है, जनता के विरुद्ध है, या कानूनी तौर पर वो लीगल नहीं है। भले ही विधि के तहत दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे संघीय न्यायालय वहाँ का क्या है, जो यथोचित प्रक्रिया काम करता है, वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वो जनता को ध्यान में रखते हुए काम करता है, समझ रहे हो? वहां का जो संघीय न्यायालय है अमेरिका का, वो जनता को हित में ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। जबकि भारत में अगर आप देखोगे तो विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया है। तो हमारा जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये किसके तहत काम करते हैं? विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया, विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया। अगर विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया को अगर आप देखोगे तो विधि कौन है? विधि आप जानते हो कि संसद द्वारा कोई कानून है, संसद द्वारा जैसे कोई कानून बनाया गया है जो लीगल तौर पर है, राइट, यानी कि जो लीगल तौर पर है उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार लिप्त ना हो, या कोई भी ऐसा अनैतिक दुष्कृष्ट या कोई ऐसा कोई कृत्य उसमें शामिल ना हो जो जनता के हित में ना हो या जनता के विरुद्ध हो, ओके, या मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, राइट। दूसरी बात है कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, राइट। तो इंडियन पेनल कोड है, या जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है, ये जो है ना, ये क्या है? ये भी एक विधि के तहत है, क्योंकि इसके तहत कुछ धाराएं दी गई हैं, ठीक है। उन धाराओं का कार्य क्या है? वो धाराओं का मतलब यही है कि कोई अगर कोई भी जैसे निर्णय लेना है तो अंतिम निर्णय जो लेना होते हैं आईपीसी सीआरपीसी के तहत लिए जाते हैं, तो उसको डिसाइड करते हैं, तो वो एक विधि के तहत है। तो अगर ये विधि के तहत अगर संसद कोई कानून बनाती है, इसमें कोई विधि के तहत कोई प्रावधान दिया गया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ हाथ बंधे हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर इसके तहत अगर कोई कानून संसद बना रही है, संसद कानून बना रही है, राइट, तो वो कानून जो है वो विधि के तहत है, विधि के तहत है, संवैधानिक तहत है, तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। ये मेनका गांधी में कहा गया है, लेकिन मेनका गांधी आप फैसला सुनोगे तो मेनका गांधी निर्णय में उन्होंने एक चीज स्पष्ट और की गई थी कि वो न्यायपूर्ण और न्यायोचित होना चाहिए, न्यायोचित और न्यायपूर्ण होना चाहिए। जो भी संसद कानून बनाएगी तो न्यायपूर्ण न्यायोचित होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात जजमेंट में ये कहा था, राइट। लेकिन संसद जो है अगर वही चीज लीगल है, अनलीगल भले ही है, लेकिन वो लीगल तौर पे लेके आ रहे हैं, तो फिर कैसे उसे ठहराएगा? तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो फैसला जो संसद लेगी तो वो फैसला न्यायपूर्ण न्यायोचित होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, ठीक। तो वो विधि के तहत लाया जा सकता है। इसलिए आप देखोगे कि विधि के तहत जो इसमें प्रक्रिया दी गई है, समझ रहे हो, ये स्पष्ट इसमें कर दी गई है कि कोई भी अगर संसद कानून बनाती है, कोई भी अगर संसद कानून बनाती है
तो निश्चित रूप से वो कानून जो है विधि के तहत होना चाहिए, और विधि का अगर विरुद्ध है तो फिर जो संविधान है हमारा देश का उसके विरुद्ध रहेगा, जनता के विरुद्ध हो जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है विवेक के आधार पर। तो विवेक शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। जैसे आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि ऐसा कोई अभी कानून नहीं है वर्तमान में कि किसी प्रकार का, अगर जैसे किसी देश में अगर उसे लगता है कि ऐसा कानून होना चाहिए और वो कानून नहीं है, और उसे आपातकालीन समय में अगर उसे लगता है कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, राइट, वो ऑर्डर दे सकता है। तो ऑर्डर देने का जो है वो सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है, आदेश है। वो आदेश जो है वो हाईकोर्टों को भी दे सकता है, प्रधानमंत्री को भी वो दे सकता है, या वो सीधा सीधा ऑर्डर को एक कानून रूप में दर्जा तो नहीं दे सकता है, लेकिन एक कानूनी तौर पर वो ऑर्डर है वो मान्य माना जाता है उसका। जैसे कि अगर वो कोई ऑर्डर देता है और वो जनता के हित में है, राइट, तो वो ऑर्डर दे सकता है कि ऐसा चीजें होनी चाहिए, राइट, ऐसी चीजें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो वो ऑर्डर दे सकता है। तो ऑर्डर देना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक विवेकाधिकार है, और विवेकाधिकार के तहत जो ऑर्डर है वो अगर जनता के हित में ही देता है ना, जनता के विरुद्ध नहीं देता, क्योंकि मौलिक अधिकार का संरक्षण करता, अंतिम संरक्षण करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो वो जनता के हित में अगर उसे लगता है कि मुझे ऐसा कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि देश का हित हो, वो ऐसा लगता है कि इस टाइम पर कोई कानून नहीं है ऐसा जो व्यवस्था को, उस चीज को नियंत्रण कर सके, कोई चीज स्थिति बनती है तो वो कानून अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड, मतलब कानून तो नहीं बना सकता है, लेकिन जो वो ऑर्डर दे देगा वो एक कानून के तहत या कानून के तरीके से वो लागू होगा, यानी कानून जैसा ही वो माना जाएगा, कानून जैसा ही माना जाएगा। लेकिन आप देखोगे फिर क्या होता है कि ये काम किसका है, संसद का है, तो संसद फिर क्या करती है, उससे रिगार्डिंग फिर कानून बनाती है, ओके, उससे रिगार्डिंग कानून बनाती है। लेकिन कानून वो बनाए, ठीक है, वो कानून बनाए या ना बनाए उस पर ये बाध्यकारी नहीं है कि मैंने जो कानून, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट किया है, जो भी व्यवस्थाएं ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर संसद को बनाना पड़ेगा उससे संदर्भित कानून। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि 6 महीने में वो फिर वो बनाती है, उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सर्वमान्य है, चलो इससे संबंधित कानून बनाते हैं, वो बनाती है, उसकी स्वेच्छा से फिर वो बनाती है। तो ये अपना इसका कुछ सुप्रीम कोर्ट के एक विवेकाधिकार दिए गए हैं, राइट, तो इसके विषय में आप थोड़ा समझ सकते हो। तो अब हम बात ये करते हैं कि आर्टिकल जो 124(1) है, आर्टिकल जो 124(1) है, इसके तहत अगर आप देखोगे इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मूल संविधान है, जैसे कि मूल संविधान है, किसी न्यायिक संस्था या राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। चलिए, यानी कि जैसे आप जानते हो कि जब मूल संविधान की में अगर इसका जो विवरण दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का 124 से लेकर के इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक, तो 124 से जैसे 142 तक शायद इसके प्रावधान है कुछ, तो आप देखोगे तो इसमें अलग अलग तौर पर उसकी जानकारी दी गई है कि उसकी शक्तियां क्या होनी चाहिए, उसके क्या विषय होने चाहिए, वो उसका अधिकार क्षेत्र क्या होने चाहिए, तो इसमें वो क्या करता है, काम करता है, राइट। तो अब 124(1) जो है वो राष्ट्रपति द्वारा, मतलब एक प्रकार से बोला जाता है कि एक मिनट, चलिए, मैं ये स्पष्ट कर दिया है कि जो न्यायाधीश है, ठीक, वो न्यायाधीश जो है वो एक किसी न्यायिक संस्था द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। यानी कि अगर कोई मतलब कि न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो संविधान के, मूल संविधान के तहत किसी न्यायिक संस्था, यानी कि ऐसी न्यायिक संस्था होनी चाहिए जो मूल संविधान के तहत हो, उसका स्ट्रक्चर मूल संविधान में हो, और फिर उसे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा, ठीक, वो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। और जो अन्य मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, अन्य, तो उनकी भी जो है वो सिफारिश राष्ट्रपति करेगा, राइट। मतलब
एक सिफारिश के आधार पर है, राष्ट्रपति उसकी चुना जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। अन्य मुख्य न्यायाधीश की है वो सिफारिश राष्ट्रपति करेगा। तो आप जैसा कि जानते हो कि ये बात 124 जब शुरुआत में मूल संविधान में ये बात स्पष्ट की गई थी, राइट, मूल संविधान में ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि किसी न्यायिक संस्था द्वारा राष्ट्रपति द्वारा कोई अगर न्यायाधीश है वो चुना जाएगा, ठीक है, और अन्य न्यायाधीश है उसकी सिफारिश है वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन आप देखोगे तो उस समय जब मुख्य न्यायाधीश जो चुने गए थे, ठीक है, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बस यही था कि स्पष्ट यही कर दिया था कि एक न्यायिक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रपति द्वारा उसे फिर चुनी जाए, राइट, या उसे अन्य न्यायाधीश है उसकी राष्ट्रपति सिफारिश करे। तो उस समय कोई ऐसी संस्थापक तौर पर या स्पष्ट रूप से कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी या कोई ऐसी न्यायिक तरीके से न्यायिक संस्था या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो उनको न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके। ओके, तो ये जैसे कॉलेजियम व्यवस्था है ये तो बाद में आई थी, बहुत बाद में, एनजेसी है, कॉलेजियम है, इनकी व्यवस्था की हम आगे विवरण करेंगे, स्पष्ट करेंगे। लेकिन उस समय देखा जाए जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में जब इसका दर्जा दिया गया था वहाँ पे ये शब्द बातें उठी थी कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, क्या ऐसे अपने ही मन से हो जाएगी या कौन ऐसे चुने जाएंगे। तो इस बेस पर अगर आप देखोगे तो इसमें स्पष्ट ये कहा गया था कि इसमें जो व्यक्ति चुने जाएंगे वो सीनियरिटी बेस पर होंगे। सीनियरिटी का मतलब ये हुआ, सीनियरिटी यानी सीनियरिटी बेस पे ये हुआ कि कार्य करने के आधार पर चुना जाएगा, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर, समझे ना, वरिष्ठता, यहां वरिष्ठता किसकी है, सीनियरिटी है और कार्य करने की है। ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल की डिग्री ली और वो सीधा सीधा मुख्य न्यायाधीश बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो लंबे समय तक काम कर रहा है, भले ही इस नया जो व्यक्ति है एक्सपर्ट है, भले ही एक्सपर्ट हो, और लेकिन ये नया है, राइट, और ये व्यक्ति है 20 साल से या 40 साल से मेहनत कर रहा है निरंतर, तो इस व्यक्ति को कार्य करने या सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर इसे मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा। तो ये बातें स्पष्ट की गई थी, राइट, ये बातें स्पष्ट की गई थी। तो इसी के आधार पर आप देखोगे तो सीनियरिटी बेस पर ही हमारे यहाँ पर आप 1973 तक सीनियरिटी बेस पर ही क्या है, वो मुख्य न्यायाधीश चुने जाते थे। ओके, तो चुनता तो राष्ट्रपति ही था, राष्ट्रपति ही चुनते थे। वैसे न्यायिक संस्था थी, राष्ट्रपति चुनते थे उसकी, लेकिन कोई एक ठोस न्याय व्यवस्था नहीं थी उस समय, न्यायिक संस्था नहीं ठोस थी, राइट, तो राष्ट्रपति केवल उस समय चुन लेते थे। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश जो चुने जाते थे वो किस आधार पर चुने जाते थे, वो थे सीनियरिटी बेस पर, और सीनियरिटी बेस में आपको पता होना चाहिए कार्य करने के आधार पर, यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा या एक लंबे समय तक वो काम कर रहा है, ठीक, प्रशासनिक क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में अगर वो लंबे समय से कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश चुना जाना चाहिए। उसी के आधार पर अन्य न्यायाधीश भी चुने जाने चाहिए, राइट, तो ये व्यवस्था थी। तो उस समय आप देखोगे तो शुरुआत में 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की बात हुई थी। तो उस समय थे 8, तो 8 है न्यायाधीश थे, यानी कि एक मुख्य थे और 7 अन्य थे। ओके, तो 7 और 1 8, तो 8 न्यायाधीश उस समय चुने गए थे 1950 में। लेकिन धीरे धीरे इसमें स्पष्ट ये कर दिया गया था संविधान में कि मुख्य न्यायाधीश को जो बढ़ाने की शक्ति है वो संसद को है, ठीक, संसद को लगेगा कि मुख्य न्यायाधीश को बढ़ाना चाहिए तो वो बढ़ाएगी, हाँ, लेकिन न्याय जो मुख्य, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ मुख्य न्यायाधीश की बढ़ाने चाहिए ये है, तो संसद उस चीज़ को लेकर मान लेती है तो बढ़ाएगी, लेकिन संसद को ही इसमें पावर दी गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग नहीं कह सकता कि इतने हो गए हैं चलो हम बढ़ा देते हैं, ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट है, सलाह सुझाव वो एक अलग चीज़ होती है, वो कह सकता है, बोल सकता है। तो इस आधार पर आप देखोगे जो न्यायाधीश की जो संख्या है वो सुप्रीम कोर्ट ना बढ़ाकर कौन बढ़ाती, संसद बढ़ाती। तो शुरुआत में 1950 में 7 और 1 8 मुख्य न्यायाधीश थे, राइट, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या है संशोधन करते गए। फिर इसके बाद 1958 में 10 11 चुने गए, राइट, 1958 में 11 चुने गए।
फिर इसमें बदलाव हुआ। फिर आप देखोगे कि 1960 में 13 हो गए, लिखते जाओ 13 1 14, जैसे 1960 में 1 + 13 14, ठीक। 1978 में इसमें 18 हो गए, यानी कि 1 + 17, ठीक। 1978 के बाद आप देखोगे 1986 में 1 + 25 = 26, 1 प्लस यानी कि 2008 में 1 + 30 = 31, और वर्तमान में आप देखोगे 1 + 33 34। तो वर्तमान में अगर देखोगे तो 34 हैं, ठीक। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यायाधीश को जो बढ़ाने की पावर है वो किसे है, संसद को दी गई है। चलो, इसके बाद अगर आप देखोगे कि जो सीनियरिटी बेस पे था तो 1973 तक ये व्यवस्था ठीक रही, 1973 पर वरिष्ठता के आधार पर रही। फिर इसे 1973 में जो केशवानंद भारती मामला था उसमें जो जज साहब थे वो थे सीकरी, जज साहब जो थे वो थे सीकरी। तो ये तो होने वाले थे रिटायर, ठीक, ये तो रिटायर होने वाले थे। तो इनकी जगह कोई दूसरा आने वाला था, दूसरा आने वाला था, वो था वरिष्ठता के आधार पर। लेकिन उस समय आप देखोगे तो सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में आप जानते हो कि उस समय बहुत ज़्यादा निर्णायक फैसले इंदिरा गांधी ने लिए थे, राइट। तो उस समय आप देखोगे बड़े बड़े फैसले उसने लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट थे, उनके विरुद्ध भी इन्होंने निर्णय लिए, क्योंकि इससे जो पावर दी गई थी 368 ऐसी पावर थी, संशोधन करने की पावर थी। तो ये बड़े बड़े निर्णय लेती थी, जैसे उनकी न्यायिक समीक्षा थी उसकी पावर को छीन लिया गया था, राइट। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में उसकी पावर को ही छीन लिया था, ओके। तो आप जानते थे कि उस समय बहुत बड़े बड़े निर्णय इंदिरा गांधी सरकार ने लिए थे, लेकिन 1978 में पुनः उसको दे दिए गए थे। लेकिन इसमें 1973 में आप देखोगे तो मूल ढांचे को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव किया गया था कि संविधान में मूल ढांचा क्या होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी सरकार में ये स्पष्ट बोला गया था, उन्होंने कहा कि मूल ढांचा इसका स्पष्ट कर दो, हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो न्यायिक ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि समय समय पर देखा जाएगा, परिवर्तन जैसे होता रहेगा तो उस समय हम मूल ढांचे में बताते रहेंगे कि मूल ढांचा क्या होना चाहिए। तो उस समय आप देखोगे तो मूल ढांचा में कुछ है संवैधानिक तौर पर जो शुरुआत की व्यवस्था की गई थी तो वो तो बरकरार रही, लेकिन धीरे धीरे और बदलाव होते गए। तो फिर उन्होंने मूल ढांचे में जुड़ाव करते गए, तो फिर उन्होंने न्यायिक समीक्षा को भी मूल ढांचे में बाद में जोड़ दिया गया था। तब से न्यायिक समीक्षा जो है मूल ढांचे में हो गई। वैसे तो 42वां संविधान संशोधन में ही मूल ढांचे में उस समय थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, वो छीन लिया था, ठीक। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार में उसे वापस दे दिया गया था। तो आप जानते हो कि जो उस समय जज सीकरी साहब थे, इनका रिटायरमेंट होने वाला था। तो उस समय जो चुने गए थे 1973 में, तो फिर वो कौन चुन ले गए, वरिष्ठता के आधार पर नहीं चुने गए थे, वो वरिष्ठता के आधार पर नहीं चुने गए थे, वो फिर जो चुने गए थे वो वहाँ की एक व्यवस्था के आधार पर, यानी कि जो मतलब कि जिसे अच्छा नॉलेज है या कोई लंबे समय से काम नहीं कर रहा है, भले ही लंबे समय से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो देखा जाए तो उसके पास वो एलिजिबल है कि हाँ ये काम कर लेगा, ठीक, उसके पास डिग्री है, काम कर लेगा। तो उस अकॉर्डिंग उस चुना गया। तो 1973 में ये व्यवस्था थी भंग हो गई थी सीनियरिटी वाली। तो उस समय 1973 में चुन लिया गया था। अन्य भी फिर आप देखोगे इसी के बाद 1978 में भी यही व्यवस्था हुई। तो 1978 में आप देखोगे तो 1978 में क्या हुआ कि 1978 में जो 3 सीनियर भी थे, 1978 में आप देखोगे 3 सीनियर होने के बावजूद भी जो जूनियर रहे उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। जैसे उसमें हमीदुल्ला बैन थे, उनको बना दिया गया था चीफ जस्टिस। 1978 में हमीदुल्ला, इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जबकि ये सीनियर नहीं थे, जूनियर थे, ये वरिष्ठता के आधार पर नहीं थे, राइट। तो सीनियरिटी बेस जो थी वो उस समय खत्म हो गई थी 1973 में।
तो ये 2 बार जो थे इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसे फैसले लिए गए थे। फिर इंदिरा गांधी की सरकार ही फिर बाद में गिर गई थी, 1978 में मोरारजी जी की सरकार आ गई थी, राइट। चलिए, जनता पार्टी की उन्होंने जनसंघ बना लिया था कांग्रेस से ही निकल करके, पहले भी कांग्रेस में ही शामिल थे। चलिए, तो ये अनुच्छेद 24(1) के तहत है। अब हम बात करते हैं 24(2). तो अनुच्छेद 24(2) अगर आप देखोगे 124(2), ये क्या कहता है, न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसके संदर्भ में बात करता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति थी, राइट, न्यायाधीश की जो नियुक्ति थी, तो वो जो नियुक्ति है तो वो ऑलरेडी व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे, राइट। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये व्यवस्था नहीं की गई, ठीक। केवल एक ही थी, न्यायिक संस्था होनी चाहिए। तो अब न्यायिक संस्था कैसी होनी चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, तो आप जैसा कि जानते हो कि भले ही वो नियुक्ति करें राष्ट्रपति, लेकिन उसके लिए एक आधार तो होना चाहिए कि डायरेक्ट है कि किसी को भी चुन लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए एक आधार होना चाहिए। तो इस पे आप देखोगे तो शुरुआत में तो फिर सीनियरिटी बेस पे ही रहा, ये तो शुरुआत में सीनियरिटी बेस पे रहा, लेकिन उसके लिए देखा जाए तो वो चुनते थे, वो ऑलरेडी चुनते थे, क्योंकि सीनियरिटी बेस पर भी राष्ट्रपति चुनते थे, ठीक है। लेकिन 124(2) के तहत व्यवस्था ये की गई, जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति उनको चुनेंगे, बस यही पूरी बात की गई है, लेकिन कोई आधार नहीं दिया गया था। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि आप देखोगे जो न्यायपालिका है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक। तो उसमें आप कोई भी ऐसी न्याय संस्था हस्तक्षेप नहीं करेगी जो संसद द्वारा हो या संसद या किसी कार्यपालिका द्वारा हो, क्योंकि न्याय व्यवस्था जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है। इसमें किसी का संसद है या कोई कार्यपालिका है उसके इसमें हस्तक्षेप के कोई भी निर्णय फैसले नहीं लिए जाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे तो न्यायपालिका में ही न्यायालय ने फिर अपने अलग अलग बहुत सारे जजमेंट दिए। तो सबसे पहले इसका जजमेंट जो आता है वो आता है 1982 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ था। इसमें आप देखोगे तो परामर्श की प्रक्रिया स्पष्ट की गई थी कि परामर्श कैसा होना चाहिए। तो परामर्श राष्ट्रपति को मतलब दिया जाना चाहिए, वो किस आधार पे कैसा होना चाहिए, राइट, कि वो बाध्यकारी होना चाहिए या फिर ऐसी औपचारिक रूप से उनको परामर्श देना चाहिए। तो ये थोड़ा उस पर बात की गई थी। तो इसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ था, उसमें परामर्श जो था उसके लिए आप देखोगे कि उस समय एनजेसी, और जो एक बात आती है एनजेसी की, तो इसको थोड़ा सुनो। एनजेसी की शुरुआत भी 1982 से ही हो गई थी, राइट। तो उस समय आप देखोगे तो भगवती सिंह 1982 में ये एनजेसी को लाए थे। तो इन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश हैं, ठीक, न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो एनजेसी के आधार पर होनी चाहिए, राइट। इन्होंने इस बात की सिफारिश की थी, 1982 में ही आया था। तो उस समय आप देखोगे जो पीठ बैठी थी वो 4 और 3, तो 4 इसकी सपोर्ट में थे, 3 इसकी अपोज में थे, ठीक, सपोर्ट में थे ना। तो 4 इसकी सपोर्ट में थे एनजेसी की और 3 इसके विरुद्ध थे, राइट। तो यह जो फैसला था एनजेसी का तो ये लिया गया था उस समय। लेकिन इसे अगर आप देखोगे तो ये बाद में 2015 में ये खत्म हो गया था, 2015 में इसको निरस्त कर दिया गया था। जो जो मतलब एनजेसी है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे 1982 में ही एक बात और कही गई थी एसपी गुप्ता बनाम में कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा वो जो दिया जाएगा किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में, तो वो बाध्यकारी नहीं होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश चुना जाता है, राइट, और वो 1982 में जो एनजेसी है उसकी सिफारिश के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, ओके, तो वो व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति उस चीज को बाध्यकारी नहीं होगा कि हाँ कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन ही लेगा, ठीक।
ये बाध्यकारी व्यवस्था नहीं की गई थी। एसपी गुप्ता बनाम जो भारत संघ था उसमें ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो यही भगवती सिंह थे, यही पीआईएल जो एक देखा हो, पीआईएल जो व्यवस्था थी यही लेके आए थे एनजेसी के आधार पर, राइट। तो इसे बाद में 2015 में इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, फिर 1982 के बाद आप देखोगे 1993 में, तो 1993 में फिर एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम, ठीक, 1993 में। चलिए, तो 1993 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम भारत संघ। भारत संघ ये आता है, राइट। तो इस समय अगर देखा जाए 1993 में, ठीक, तो इसमें जो पीठ बैठी थी वो 7 और 2 की थी, यानी कि 7 और 2। तो इसमें क्या है कि 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था की लाई गई, और ये कॉलेजियम व्यवस्था जो है ना, ये संवैधानिक तौर पर नहीं है, ये याद रखें। कॉलेजियम है, ये एक प्रकार की देखा जाए तो एक कमेटी है, राइट। एक ऐसी कमेटी है, ओरिएंटल कमेटी है, जो सिफारिश करती है, जो सिफारिश करती है कि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश चुना जाए, कैसे चुना जाए, कैसा क्या किया जाए, अन्य न्यायाधीश कैसे चुने जाएं। तो ये कमेटी है, राइट, ये कॉलेजियम है, एक संगठन है, कमेटी है। इसमें न्यायाधीश बैठते हैं और वो क्या करते हैं, चुनते हैं। वो चुनते हैं न्यायाधीशों के, मुख्य न्यायाधीश को चुनते हैं, इसके बाद न्यायाधीश को भी चुनते हैं, राइट। तो इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था की गई, ठीक है, इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था की गई थी 7-2 की पीठ ने। इसमें 7 जज थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने इसका सपोर्ट किया था, 2 इसके विरोध में रहे थे। तो आप जानते हो कि ये कॉलेजियम व्यवस्था थी, इसमें 4 और 1 5, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, जो भी निर्णय लिए जाएंगे कॉलेजियम व्यवस्था के तहत किसी भी न्यायाधीश को चुनने के लिए, ठीक, या सिफारिश करने के लिए, उसमें 5 सदस्य रहेंगे, यानी कि 4+1, यानी मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य, ठीक, ये इसमें स्पष्ट किया गया था। चलिए, फिर 1993 में ही एक चीज और की दी गई कि अगर ये कॉलेजियम व्यवस्था है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, ठीक है, अगर इसके तहत देखना, इसके तहत अगर आप देखो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत अगर कोई परामर्श दिया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए अगर ये कॉलेजियम जिसे परामर्श दे देती है, तो जो राष्ट्रपति है उसे नियुक्त करने के लिए बाध्यकारी होगा। जबकि एसपी गुप्ता बनाम में इसके विरुद्ध था, मतलब इसके अपोजिट में था। राष्ट्रपति उस समय बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन कॉलेजियम के तहत 1993 में इसमें बाध्यकारी उनको बना दिया गया कि कॉलेजियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है कि ये व्यक्ति न्यायाधीश होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश चुनेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसे भी कॉलेजियम व्यवस्था बोल देगी कि हाँ इस व्यक्ति को न्यायाधीश बना देना चाहिए, तो उसे वो बनाएगी। ठीक, तो कॉलेजियम के तहत आपको पता ही होना चाहिए कि कॉलेजियम जो है वो न्यायिक निर्णय फैसलों लेने के लिए एक अंतिम रूप प्रदान करती है, साथ ही साथ वो स्वतंत्र है, किसी व्यक्ति को चुनने के लिए वो स्वतंत्र है, राइट। वो उस पर मतलब वो उस चीज़ के लिए विवेक रूप से वो चुन सकती है, ठीक है। वैसे एनजेसी जो था, एनजेसी संसद द्वारा एक एक्ट था, ये संसद के माध्यम से किसी व्यक्ति को चुनना चाहिए, तो ये एनजेसी 2015 में इसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन एनजेसी में आप देखोगे कि इसमें चीज़ें और कुछ इसमें स्पष्ट ये और किया गया था कि एनजेसी आयोग रहेगा 1998 में, ठीक, 1998 में। एनजेसी 2015 में खत्म हुई थी, इससे पहले एनजेसी नहीं थी। एनजेसी की सिफारिश भली नहीं थी, लेकिन एनजेसी कहीं ना कहीं एक सिफारिश के आधार पर व्यवस्था उसमें बनी रही थी, ठीक है। तो एनजेसी 1998 में एक बात एनजेसी में कही गई थी कि एनजेसी आयोग रहेगा, आयोग गठित होगा, और उस आयोग में एक विधि मंत्री रहेगा, 2 मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, 2 मुख्य न्यायाधीश रहेंगे,
2 विधि वेत्ता रहेंगे। विधि वेत्ता का मतलब है जैसे कानूनी तौर पर अच्छा ज्ञान हो, कानूनी क्षेत्र में अच्छा ज्ञान हो, लॉ का अच्छा ज्ञाता हो, उसे बोलते हैं विधि वेत्ता, राइट। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये जो है एक विधि मंत्री, 2 मुख्य न्यायाधीश, 2 विधि वेत्ता, साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। ओके, तो ऐसे इनको शामिल किया गया, ऐसे इनको शामिल किया गया था। लेकिन आप देखोगे इसे 2015 में फिर खारिज कर दिया था, इसे 2015 में खारिज कर दिया गया था। चलिए, तो आज जो वर्तमान में जो बरकरार है वो है कॉलेजियम व्यवस्था। तो कॉलेजियम व्यवस्था को हम समझेंगे, बाद में आगे कंप्लीट समझेंगे कैसे काम करती है, कितनी पावर है उसमें, ठीक है। चलिए, तो 1998 में, या हम ये कह सकते हैं 98वां संविधान संशोधन जो हुआ था, राइट, उसके अंतर्गत आयोग गठित करने की बात की गई थी। ओके, उसके तहत एक विधि मंत्री, 2 मुख्य न्यायाधीश और 2 विधि वेत्ता, ठीक है, इनके आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और वो सिफारिश किसे करेंगे, राष्ट्रपति को करेंगे। लेकिन इसे फिर 2015 में इसे खारिज कर दिया गया था। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो वर्तमान में विधि कानून के एक आयोग है, विधि आयोग है, उसके तहत आप देखोगे वो पहले जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसे चुनने के लिए परामर्श जो है वो देखा जाए तो राष्ट्रपति को कॉलेजियम व्यवस्था सीधी नहीं देती है, राइट, वो विधि कानून विधि आयोग को देती है। विधि आयोग में देखोगे तो आप प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें सब कुछ होते हैं, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, फिर राष्ट्रपति जो है फिर उसको चुनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये बाध्यकारी है, लेकिन ये परामर्श जो है कॉलेजियम का ये अमान्य नहीं किया जाता है, राइट, ये आप समझ लीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से हम नया लेक्चर समझने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।